Now, today we will start with this dependency theory by A.G. Frank. Okay, this theory was developed in 1960s in mainly in Latin America. So आज हम dependency theory को cover करने की कोशिश करेंगे. What is this dependency theory is all about? देखो अभी तक हमने डिस्कस किया है पावर्टी को विद इन अ कंट्री. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक लार्जर क्वेश्चन अगर हम पूछें अपने आप से, क्या एक विद इन द कंट्री ही पावर्टी रहेगी? नो. ठीक है, कुछ कंट्रीज आप देखो बहुत रिच होती हैं, कुछ कंट्रीज बहुत पुअर होती हैं. ठीक है, अब ये पावर्टी क्या सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है या फिर कोई एक इंटरनेशनल सिस्टम एक रोल प्ले करता है इस पावर्टी की वजह? मतलब इस पावर्टी की वजह क्या है? आई थिंक हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ कंट्रीज़ पुअर हैं, कुछ कंट्रीज़ रिच हैं. और जैसे हमारी कंट्री अगर देखा जाए इंडिया एक बहुत ही कहते हैं ना सोने की चिड़िया कहा गया था इंडिया को. देखो ये डिपेंडेंसी थ्योरी हमारी इंडिया की कहानी से बहुत सिमिलर है. ठीक है, दी तो A.G. फ्रैंक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी ही कंट्री की स्थिति को दर्शा रहा है. कैसे दर्शा रहा है? इंडिया को ना सोने की चिड़िया कहा जाता था. इंडिया वॉज फ्लरिश्ड विद रिसोर्सेज एंड वेल्थ इन एक्चुअल टर्म्स. ओके, बाहर में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया. ठीक है, हमारी कंट्री से बहुत कुछ कहते हैं ना चुरा कर ले गए. ठीक है, हमारे कहते हैं ना जब पूरी कंट्री को वो एक तरीके से उन्होंने बंजर बना के चले गए. जब उनका काम ख़त्म हुआ, 200 साल रूल किया, उन्होंने अपना काम शाम ख़त्म किया, सब कुछ रूल करके चले भी गए और हमें एक्सप्लॉइट करके भी चले गए, हमारी पूरी कंट्री के रिसोर्सेज को ख़त्म करके चले गए. एंड आज वो एक डेवलप्ड कंट्री है और हम डेवलपिंग कंट्री के अंदर आते हैं. ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ना, दिस इज ऑल अबाउट दिस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू, कि यानी कि अंडर डेवलपमेंट और जो पावर्टी है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन. हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज ने एक्सप्लॉइट किया है डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसकी वजह से आज उनको अंडर डेवलपमेंट या पावर्टी को फेस करना पड़ रहा है. जो डेवलपिंग नेशंस है दे आर डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड नेशंस. ठीक है, ये डेवलप्ड नेशंस पे क्या है? डिपेंडेंट है. देखो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, इट इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि एंड में फ़ायदा किसका हो रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज़ का. मतलब इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है, इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को स्ट्रक्चर किया गया है कि ऐसे या वैसे करके वो बेनिफिट कर ही रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ को. और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ बेचारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं और उस डिपेंडेंसी की वजह से इट कीप्स देम पुअर. ठीक है, अब इसने कहा रिसोर्सेज फ्लो करते हैं पेरीफेरी टू कोर, पेरीफेरी से कोर में रिसोर्सेज फ्लो करते हैं रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट पावर्टी इन द ग्लोबल साउथ. ठीक है, अभी कोर क्या है? ये कोर जो है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज़. ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे USA ले लो, ठीक है, यूरोप ले लो, ये सारी क्या है? कोर कंट्रीज़ हैं. UK ले लो, USA ले लो. और यहाँ पे पेरीफेरी क्या हो गया? पेरीफेरी हो गया डेवलपिंग कंट्रीज. दिस इज डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, एशिया में मोस्टली कंट्रीज आप देख लो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ जाती हैं. ठीक है, अफ्रीका की कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाती हैं. और ये डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही हैं? ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज को, चीप लेबर प्रोवाइड कर रही है इन डेवलप्ड कंट्रीज को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रही है. इन्हीं की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, इनकी ही टेक्नोलॉजी पे हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज वाले इन पर डिपेंड कर रहे हैं. यानी कि जो पेरीफेरी हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को और इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स को. ठीक है, एट हाई प्राइसेस. नाउ दिस क्रिएट्स, एक तरीके से ये क्या क्रिएट कर रहा है? अनइक्वल एक्सचेंज. आप यहाँ से रॉ मटेरियल्स चीपली दे रहे हो और वहाँ से फिर वो इंपोर्ट करके जो आप सामान ला रहे हो हाई प्राइसेस पे ला रहे हो. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम. आई डोंट नो व्हाट हैपन्स टू दिस ऑल द टाइम. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी की. लेट्स सी एन एग्जांपल. एक अफ्रीकन कंट्री है, वो कोकाओ को एक्सपोर्ट कर रही है. कोका को उसने एक्सपोर्ट किया और चॉकलेट कंपनीज जो यूरोप में हैं वो अपने अब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेच रही है बहुत हाई. मतलब यहीं से जो कोकाओ गया है वहाँ अफ्रीका से, अब अफ्रीका के लोग ही वहाँ की फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो चॉकलेट है उसे खरीद रहे हैं डबल ट्रिपल प्राइसेस में, मच हायर प्राइसेस पर. ठीक है, हालांकि उनका ही कोकाओ यहाँ से गया था.
तो प्रॉफिट किसको जा रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज को, और जो गरीब है गरीब ही रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बाय इमानुअल वॉलरस्टेन, ठीक है। देखो अगर हम ये देखें ना, इमानुअल वॉलरस्टेन ने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, और इट इज़ बिल्डिंग ऑन डिपेंडेंसी थ्योरी ओनली, ठीक है। हम जो पढ़ चुके हैं उसी पे ये थ्योरी बिल्ड होती है कहीं ना कहीं। अगर हम वॉलरस्टेन का इसको देखें तो उसने डिवाइड किया है वर्ल्ड को 3 हिस्सों में, कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी। पावर्टी इज स्ट्रक्चरली एम्बेडेड इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि इमानुअल वॉलरस्टेन का मानना था कि पूरी जो दुनिया ही है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, 1 2 3। एक है कोर लोग हैं, ठीक है। कोर कौन से हो गए? वही जिनके पास रिच हैं, पैसे हैं, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स जहाँ पर हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं लोग हैं। और पेरिफेरी कौन से हो गए? जो लोग गरीब हैं, जो रॉ मटेरियल्स को बेचते हैं, छोटे छोटे वेजेस पर, अपनी कम वेजेस पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ वीक गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। वीक गवर्नमेंट जहाँ पर होती है ना, वहाँ पे आप देखोगे नेशन की हालत ख़राब हो रहती है। वहीं पर आता है बीच में सेमी पेरिफेरी, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ये कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे भी आप इंडिया भी देख लो, इंडिया सेमी पेरिफेरी है, इन बिटवीन है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि पुअर की कैटेगरी में आती है या फिर कोर की कैटेगरी में आती है, ना हम ज़्यादा रिच हैं ना ज़्यादा हम पुअर हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। सो पावर्टी कैसे मेंटेन हो रही है? इमानुअल वॉलरस्टेन का मानना था कि जो कोर कंट्रीज़ हैं, जब ये सारा इनके पास ही सारी टेक्नोलॉजी है, यही कंट्रोल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, फाइनेंस को, तो कहीं ना कहीं जो पेरिफेरी है उनको तो डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो कोर नेशंस को ही जाता है। अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें डिपेंडेंसी थ्योरी और इसमें, क्या डिफरेंस है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी 3 में डिवाइडेड है, वेराज अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें इट इज़ ओनली 2 ग्रुप्स, कोर एंड पेरिफेरी, ठीक है। और अगर हम वॉलरस्टेन की बात करें, इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल मॉडल दिया है, ही हैज़ गिवन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल मॉडल। नेक्स्ट कम्स इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव। इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है? देखो कुछ स्कॉलर्स दे डिसअग्री विद प्योरली मार्क्सिस्ट और डिपेंडेंसी एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। दे आर्ग्यू दैट पावर्टी इज ऑल्सो लिंक्ड टू वीक इंस्टीट्यूशंस। पावर्टी जो है वो वीक इंस्टीट्यूशन से भी लिंक्ड है, ठीक है, वीक इंस्टीट्यूशन से भी लिंक्ड है विद इन द कंट्रीज। देखो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है? सम सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट पावर्टी परसिस्ट ड्यू टू, कुछ सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि पावर्टी परसिस्ट इस वजह से करी वीक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, कि आपके पास अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम इनएफिशिएंट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की कमी है। तो दिस व्यू शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम आइडियोलॉजी टू इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये पूरा फोकस को शिफ्ट कर रहा है एक आइडियोलॉजी से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पर। यानी इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या रहता है? आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, आपका मार्केट स्ट्रक्चर, आपका लीगल सिस्टम, है ना। तो ये पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है कि जो कंट्रीज हैं वो गरीब इसलिए रह रही हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, करप्शन है, पॉलिटिकल सिस्टम इनएफिशिएंट का क्या मतलब है? करप्शन है, आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपकी अनस्टेबल गवर्नमेंट है। तो इन सब वजह से क्या हो रहा है? डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। इन सब रीजंस की वजह से इट इज एक्चुअली प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो पावर्टी सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन। पावर्टी आप ये नहीं कह सकते कि जो बाहर के कोर नेशंस हैं वो ही एक्सप्लॉइट करें, ये आपके खुद के रीजंस भी हो सकते हैं कि पुअर गवर्नेंस, आप अच्छे से अपनी कंट्री को नहीं चला पा रहे हो तो गरीब रह रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की कमी है, ठीक है। अब देखो साउथ कोरिया, और अगर हम कुछ अफ्रीकन नेशंस को ले लें, ठीक है, एक तरफ साउथ अफ्रीका को ले लेते, साउथ कोरिया को, साउथ कोरिया को लेते हैं, और कुछ हम अफ्रीकन नेशंस को ले लेते हैं। दोनों पुअर थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये भी गरीब थी, ये भी गरीब थी, लेकिन साउथ कोरिया ने इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एनकरेज किया, और एकदम से साउथ कोरिया की हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। इट हैज़ मूव्ड अपवर्ड इकोनॉमिकली। तो इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं, और ये अफ्रीका वहीं का वहीं रह गया,
ठीक है, साउथ कोरिया भी देख लो और अफ्रीकन नेशंस भी देख लो, दोनों ही गरीब थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सो एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट कम सी के प्रहलाद की बॉटम ऑफ द पिरामिड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सी के प्रहलाद की बात करते हैं, इसने बहुत ही एक डिफरेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑफर किया। ओके, प्रहलाद आर्ग्यूज दैट द पुअर आर नॉट अ बर्डन बट अ मार्केट। प्रहलाद का मानना था कि जो पुअर हैं वो बर्डन नहीं है, वो एक मार्केट है। पावर्टी कैन बी रिड्यूस थ्रू इंक्लूसिव कैपिटलिज्म। पावर्टी कैसे रिड्यूस की जा सकती है? इंक्लूसिव कैपिटलिज्म के थ्रू। देखो जो प्रहलाद था उसका मानना ये था कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, अगर आप एक ग्लोबल पॉपुलेशन देखोगे, उसको डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। जो टॉप ऑफ द पिरामिड है, जो टॉप ऑफ द पिरामिड रहेगा वो एक रिच इंसान है। मिडिल जो रहेगा मिडिल क्लास इंसान है। ठीक है, मिडिल ऑफ द पिरामिड में मिडिल क्लास इंसान। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वहाँ पे बिलियंस या बिलियंस ऑफ जो है पुअर पीपल रहते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए बिजनेसेस इन्हीं गरीबों को इग्नोर करते हैं क्योंकि इन्हें नॉन प्रॉफिटेबल देखा जाता है और इन्हें एक बर्डन भी इकोनॉमी पर समझा जाता है। तो प्रहलाद ने इस थिंकिंग को चैलेंज किया है क्योंकि ये पुअर जो हैं दे आर नॉट जस्ट विक्टिम्स, बल्कि यही पोटेंशियल जो है कंज्यूमर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, तो रिच तो थोड़े से परसेंट के लोग हैं, मिडिल भी बीच के मिलेंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो बहुत हैं, बिलियंस ऑफ पीपल, और यही हमारे कंज्यूमर्स हैं, यही एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, और कंपनीज अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जैसे डिज़ाइन करती है या कोई लो कॉस्ट इनोवेट करने की कोशिश करती है, कोई सोल्यूशन निकालती है लो कॉस्ट का, तो वो खरीदता कौन है? गरीब इंसान। तो प्रॉफिट लेकिन जा किसको रहा है? कंपनीज को। तो इसी चीज़ को उसने चैलेंज किया कि पुअर आर नॉट अ बर्डन। ठीक है, यही चीज़ लिखी है, पुअर आर नॉट अ बर्डन। अभी आपने इंडिया में देखा होगा छोटे छोटे ना सैशे मिलते हैं शैम्पूज़ के, छोटे छोटे 1-1 रुपए के, 2 रुपए के, एक ऐसे सैशेज मिलते हैं। ठीक है, और पहले क्या होता था कि जो शैम्पूज़ होते थे वो बड़ी बड़ी बॉटल्स में मिला जाता था, बेचा जाता था। तो इस बड़ी बॉटल को पुअर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था, और पुअर ही हैं। अगर आप इंडिया में भी देखो तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में पुअर ज़्यादा हैं, और इंडिया की भी पॉपुलेशन, रिच आपको थोड़ी सी परसेंटेज मिलेगी, मिडिल क्लास उससे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, और रिच सबसे ज़्यादा, और पुअर सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको पॉपुलेशन। ठीक है, तो पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड दीज बॉटल्स। तो कंपनीज ने ये 1 रुपए के सैशे निकाल लिया और पुअर पीपल को अब इसका एक्सेस मिल गया है ना, तो कंपनीज ने अपना मार्केट इस तरीके से एक्सपैंड किया है। ठीक है, तो आपने प्रहलाद का आइडिया क्या था फिर कि आप इंक्लूसिव कैपिटलिज्म के थ्रू पावर्टी को रिड्यूस कराओ। ठीक है, तो उसके आइडिया में इनोवेशन है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है और प्रॉफिट बेस्ड पावर्टी रिडक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें पावर्टी को, एक साचार कमेटी है 2006 में इसे सेटअप किया गया था 2006 में। ठीक है, क्या हाईलाइट करती है? इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेप्रीवेशन अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया। इंडिया की ही बात हो रही है। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री। तो इंडिया में जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेप्रीवेशन है अमंग मुस्लिम्स, ठीक है, तो सिर्फ मुस्लिम्स की बात की गई है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो पावर्टी अगर आप इंडिया में देखोगे थोड़ा सा पावर्टी का एक रिलीजियस डायमेंशन भी है, क्योंकि मुस्लिम्स दे लैग बिहाइंड इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में भी देख लो या पब्लिक सेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, कुछ इंडियन सोशोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि कास्ट, ट्राइब एंड रिलीजन इंटरसेक्ट विद पावर्टी, की ये सब चीज़ें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जब पावर्टी की बात होती है। ठीक है, सो साचार कमेटी शोज कि पावर्टी इन इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट कंसिडरिंग सोशल आइडेंटिटी। आप इंडिया में पावर्टी को कैसे समझते हो? इन सोशल आइडेंटिटीज़ को कंसिडर करके, कास्ट, रिलीजन, रीजन हो गया, ट्राइब हो गया। ठीक है, अभी आप दलित पावर्टी भी पढ़ते होगे, एक है दलित पावर्टी और ट्राइबल पावर्टी। ठीक है, तो इंडियन पावर्टी भी देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पावर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो था पावर्टी को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, वन ऑफ द जो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, वो एम करता है कि हम इरेडिकेट करें पावर्टी को, एक्सट्रीम पावर्टी को हर तरीक़ों से, एक्सट्रीम पावर्टी को इरेडिकेट करें, ख़त्म करें
2015 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और इसका गोल 1 क्या कहता है कि हमें पावर्टी को हर फॉर्म में ख़त्म करना है, ठीक है। देखो पहले जो पावर्टी थी इट वाज डिफाइंड मेनली इन इनकम टर्म्स, ठीक है। इनकम के लेवल से आप पावर्टी को डिफाइन करते हो, लेकिन SDGs की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, ये रिकॉग्नाइज करता है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को, हेल्थ की पावर्टी, एजुकेशन पावर्टी, ठीक है। मतलब हर तरीके से आप जो पावर्टी इरेडिकेशन की बात कर रहे हो, हर फॉर्म्स में बात कर रहे हो। सो दिस रिफ्लेक्ट्स अ ग्लोबल रिकॉग्निशन दैट पावर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड पॉलिसी अप्रोचेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी पावर्टी। वॉलंटरी पावर्टी क्या होता है? देखो, चूजिंग अ सिंपल, आप एक सिंपल या एक मिनिमल लाइफ को चूज कर रहे हो डिस्पाइट हैविंग एक्सेस टू वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दे चूज मिनिमल मटीरियल लिविंग फॉर स्पिरिचुअल, एथिकल, आइडियोलॉजिकल रीजंस कैन बी एनी, लेकिन वो एक मिनिमल, एक सिंपल लाइफ को चूज कर रहे हैं, चाहे उनके पास कितना ही पैसा और कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने के बाद भी वो एक मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अप्रूव कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भी हम गांधीयन एसेटिज्म की बात करते हैं, एसेटिज्म क्या होता है? आप एक जिंदगी जी रहे हो सिंप्लिसिटी की जिंदगी, ठीक है, लिविंग अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। आप मटेरियल कंफर्ट्स को गिव अप कर रहे हो, किस लिए? फॉर मॉरल या स्पिरिचुअल रीजंस के लिए। तो गांधीयन एसेटिज्म क्या है कि जो गांधी का मानना ये था कि जो आपके पास बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, तो इससे इनइक्वालिटी आ जाती है। और उनका मानना था कि जो ट्रू मॉरल स्ट्रेंथ है वो सिंप्लिसिटी से आती है। इसलिए अगर आप देखोगे उनके कपड़े में, उनके पहनावे में, उनके खाने में हमें सिंप्लिसिटी देखने को मिलती थी, यानी कि सिंपल फूड खाते थे, खादी के कपड़े पहनते थे। तो ये वॉलंटरी था ना, ऐसा नहीं था कि ही कैन नॉट एक्सेस टू वेल्थ, ही कैन नॉट एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, इट वॉज वॉलंटरी, ठीक है। ये एक वॉलंटरी पावर्टी हुई कि आप खुद ऐसा चाहते हो, आप खुद सिंपल रहना चाहते हो। तो ये स्ट्रक्चरली डिप्राइव नहीं थे, उन्होंने चूज़ की सिंप्लिसिटी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर या एक मॉरल फिलोसफी के तौर पे। तो दिस फॉर्म ऑफ पावर्टी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनफोर्स्ड डेप्रीवेशन, ठीक है। तो ये एक चॉइस हम कह सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप ऐसा रहना चाहते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर जो पावर्टी है वो इनवॉलंटरी है, समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। नेक्स्ट कम्स पावर्टी। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखो, पावर्टी हमने अभी तक जो पढ़ा, अलग अलग एंगल से हमने पावर्टी को पढ़ा है। स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस पढ़ा, जेंडर इनइक्वालिटी है, रिलीजियस मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है, एक ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंज SDGs को हमने पढ़ा, इवन की वॉलंटरी एथिकल चॉइस पढ़ा, ठीक है, जो कि रेयर केसेस में होता है। तो सोशियोलॉजी ने एक तरीके से हमें पावर्टी के मल्टीपल लेयर्स दिखा दी, ठीक है। क्या लिखा है कंक्लूजन? पावर्टी इज नॉट मेयरली लैक ऑफ इनकम बट अ कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी शेप्ड बाय स्ट्रक्चर्स, पावर रिलेशंस, कल्चर, जेंडर एंड ग्लोबल सिस्टम्स. Sociology help us to move beyond simplistic explanations and understand poverty as a product of historical and contemporary social forces. So we have completed the subtopic poverty under the chapter social stratification and mobility.